सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना पर बवाल है। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर लोग। तस्वीरें आपको हम दिखाई रहे हैं। पलवल में प्रदर्शन काफी हिंसक रूप ले चुका है। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी तक कर डाली, तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। रेवाड़ी में भी प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, सोनीपत, पानीपत, रोहतक में एक नौजवान ने 23 साल उम्र थी, सुसाइड कर लिया। वो इतना हताश हुआ इस योजना से। उत्पात की तस्वीरें भी आ रही है। अगर आप आगजनी करेंगे, अगर आप पुलिस की गाड़ियों को फूकेंगे, आप ट्रेन की बोगियां जलाएंगे, आप ट्रैक रोकेंगे, तो इसे उपद्रव भी कहा जाएगा। जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं बिहार से, मध्य प्रदेश से, हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा का फिलहाल। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, पलवल, गुरुग्राम से भी तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं। अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी है, बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर। कहा गया सब कुछ बेहतर होगा, रोजगार मिलेगा। सेना में भर्ती आप जानते हैं 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 2020 के बाद से भर्तियां नहीं हुई हैं। ये एक पहलू है। 17 से 21 साल के नौजवानों का जिक्र हो रहा है कि भाई ये देश सेवा के लिए प्रेरित होंगे, इनके लिए अग्निपथ योजना। लेकिन वो क्यों नाराज है, क्यों सड़कों पर आ गए हैं, क्यों सरकार भरोसे में नहीं ले पाई? कहा गया इजराइल की तकनीक का भी जिक्र हुआ, तो तर्क दिया गया वहां बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वहां पर ये ट्रेनिंग जो जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, ये उनके शेड्यूल, उनका एक पार्ट है देश सेवा के लिए। विदाउट पे वहां ट्रेनिंग ली जाती है। बहुत पहलू है, सब पर बात करेंगे। रेवाड़ी में भी सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। रेवाड़ी में प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुरुग्राम में ट्रेनों को रोका गया। मैंने अभी जिक्र किया, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग तरह से विरोध किया जा रहा है। लेकिन क्या ये विरोध का तरीका सही है? आपकी राय शुमारी नहीं मिलती सरकार से। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, सरकार आपको भरोसे में नहीं ले पाई है, तो क्या आप पुलिस की गाड़ियां जलाएंगे, दफ्तरों को जलाएंगे? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लाठीचार्ज किस तरह से किया गया। तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। पुलिस को इन्हें कंट्रोल में करने के लिए जो है हवाई फायर भी करना पड़ा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से हमारे सामने जो तस्वीरें आ रही हैं। पलवल का जिक्र करें, हम रेवाड़ी का जिक्र करें, प्रदर्शन हिंसक हो गया यहाँ पर भी। चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, ट्रैक रोके गए। आप सोचिए क्या स्थिति हो गई है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ सवाल आपके सामने रख देते हैं। देखिए, पहला सवाल, विरोध आप कर रहे हैं, आप राजी नहीं हैं, लेकिन आक्रोश के नाम पर आगजनी क्यों की गई? सवाल, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन क्यों? वही जो हम आगजनी का जिक्र कर रहे हैं। क्या आप अपनी बात दूसरे तरीके से नहीं रख सकते? हमारे तो देश का इतिहास है आंदोलन, उसके बाद भी कौन है हिंसक प्रदर्शन का मास्टरमाइंड? क्या ये प्रदर्शन, ये नाराजगी राजनीति से प्रेरित है? बहुत बुनियादी सवाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। ये कुछ सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। और तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी। वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। रजवंत डीनवाल, प्रवक्ता एनएलडी। अश्विनी दुल्हेड़ा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आरएसएन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आरएसएन सिंह साहब को दिखाइएगा, क्योंकि उनसे जो है उनकी बात, उनका पक्ष, उनका अनुभव बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए। सिंह साहब, सबसे पहले तो सर इस अग्निपथ योजना के बारे में हम आपसे बारीकी से आपकी जुबानी समझना चाहेंगे। आप तो एक्सपर्ट रहे हैं, उस लिहाज से अगर जो विरोध हो रहा है, क्या सरकार भरोसे में नहीं ले पाई? सर आप म्यूट हैं, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज। और बात करने की हम कोशिश करेंगे। आरएसएन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और जो उनके भी तर्क हैं उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। अग्निपथ योजना का हम जिक्र कर रहे हैं।
आपको ग्राफिक्स के जरिए भी इंफॉर्मेशन हमारी टीम लगातार दे रही है, आप उससे भी नजर ना हटाएं और इसे समझिए। इस योजना को आप इस प्रोग्राम में आज इस योजना के सभी पहलुओं को समझ सकते हैं। और फिर जो एक बेसिक सवाल जिसका जिक्र हुआ, क्या ये विपक्ष की ये जो विद्रोह कर रहे हैं, जो लोग जो सड़कों पर आए हुए हैं, जो उत्पात मचा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर तो ये आप ही के लिए ठीक नहीं होगा। तो उस सूरत में भी सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बाकी मेहमानों से भी हम जुड़ने की कोशिश करें। सत्यव्रत शास्त्री जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। सर, क्या ये जल्दबाजी में इसे लाया गया? देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही 3 दिन पहले हुई अपने देश की तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं सुन रहा था। उसके माध्यम से और कुछ इस योजना के माध्यम से कि ये परिवर्तन कोई पहला परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन केवल भारत का परिवर्तन नहीं है। इन दो परिप्रेक्ष्य में देखिए, बहुत समय पहले तक हमारे देश में बॉयज आर्मी, बच्चा सेना ऐसा सुनते थे कि 8वीं पास तक बालक को लिया जाता था, आर्मी उसको पढ़ाती थी। 2 साल वो रखने के बाद उसमें जो योग्य होते थे तो वो आर्मी में रह जाते थे, बाकी वो वापिस सिविल के लिए देते थे। ऐसी योजना कुछ समय के बाद बंद कर दी। अभी दूसरा समझिए, जो ऑफिसर्स लाइन के लिए है, शॉर्ट कमीशन सर्विस जो आर्मी के लिए है, वो लगभग 5 साल के लिए, 3 से 5 साल की योजना है वो, और उसके बाद वो परमानेंट उनको कमीशन मिलता है जो आर्मी के हिस्से बनते हैं। ये 2 प्रकार की व्यवस्थाएं, ये तो शॉर्ट कमीशन की तो अभी भी चल रही है, और इसका उद्देश्य क्या है उसको एक बार हम समझेंगे तो वर्तमान की और पीछे की इन दोनों चीजों को मिलाकर हम इस जो बीच के क्रम इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट कमीशन के जो ऑफिसर भर्ती होते हैं वो 5 साल के बाद आर्मी के अंदर जो रखना चाहते हैं या उनके टर्म कंडीशंस को फुल भी करते हैं तो वहां रहते हैं, नहीं तो वो सिविल में आकर बेहतरीन प्रदर्शन वो अपने बाकी क्षेत्रों में करते हैं। वहां से आने वाला कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बेरोजगार है, वो कहीं काम के लायक नहीं बचा और वो बेला घूम रहा। इसी प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी केवल हायर एजुकेशन के ऑफिसर्स लाइन के लिए थी, लेकिन अब ये योजना सामान्य सैनिक के लिए भी एक व्यवस्था रखी है कि 4 साल के अंदर उसके अंदर आत्मविश्वास, उसका डेडिकेशन, उसको सामान्य हथियार चलाने की ट्रेनिंग, उसको जीवन के अंदर कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर कैसे मुकाबला किया जा सकता है, चाहे वो दुश्मन की स्थिति हो या अपने जीवन की कुछ घटनाएं हो या सिविल के अंदर कुछ इस प्रकार के जो कई बार समाज विरोधी तत्व समाज के अंदर कुछ गड़बड़ करते हैं, उनके अंदर उनकी भूमिका देखी जाए तो ये बहुत बड़ी संख्या समाज उपयोगी एक ऐसा नागरिक तैयार करके आर्मी को जो जरूरत होगी वो रख लेंगे और जो डेडिकेटेड होंगे वो रख लेंगे, जो रखने की रहने की इच्छा करेंगे। ये भी एक विवाद है सत्यव्रत जी, ये भी एक विवाद है। 25% को अगर आप लोग रखेंगे जो जिक्र हो रहा है सेना में, बाकी 75% अपने आप को कैसा महसूस करेंगे? बाहर नौकरी मांगने जाएंगे, हाँ बाहर नौकरी मांगने जाएंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि वो क्या कहेंगे, अलग अलग महकमे क्या कहेंगे उनके लिए। अगर फिर ये एक तर्क दिया गया कि अगर वो इतने ही बेहतर होते तो फिर सेना ही रख लेती ना उन्हें। सुनिए अब इसको सुनिए, जो अभी तक व्यवस्था चल रही है शॉर्ट कमीशन की, उसके अंदर आपको सिविल के अंदर आके कामयाबी हुई और सरकार सेना की टर्म एंड कंडीशन इच्छा रहना वो एक अलग बात है, लेकिन सिविल के अंदर वो लोग कैसा कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, वो एक अलग बात है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये एक ऐसी वॉलंटरी नहीं, बल्कि उसको कुछ मिलेगा इसके ऊपर, और उसके बदले उसको क्या मिलेगा और देश को क्या मिलेगा, इस पर विचार कीजिए। फिर 2 बातें हमारे पब्लिक डोमेन में अभी तक आ चुकी है सरकार की ओर से। एक तो हमारे गृह मंत्री ने आकर आगे बढ़कर कहा है कि ये जो लोग वापस आएंगे 75% हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इनकी प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता के साथ हम इनको इस स्थान के ऊपर लेंगे। एक बात, विभिन्न सरकार के जो मुखिया है राज्य सरकारों के, उनके भी बहुत से बयान आ गए कि हम जो है उन लोगों को अपनी सिविल सर्विस के लिए प्राथमिकता देंगे।
कि वो एक ट्रेंड और बाकी मेहमानों को दिखाइएगा प्लीज। हाँ जी, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो वो एक ऐसा नौजवान तैयार होगा जो सब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से सक्षम होगा। और आर्मी जो वो यहाँ से एजुकेशन लेके जाएगा, उसके अंदर एक बढ़ोतरी भी करके देगी, उसको एक डिप्लोमा भी दिया जाएगा, और उसके पास जो शारीरिक बौद्धिक क्षमता है उसका उपयोग जो आर्मी के रूप में हो पाएगा तो आर्मी में कर पाएंगे, और जो सिविल में हो पाएगा तो सिविल में। लेकिन मैं इस बात को लेकर एकदम आश्वस्त हूं, और बहुत से रक्षा विशेषज्ञ इस बात को, समाज शास्त्री इस बात को मानने के लिए तैयार है कि आर्मी की ट्रेनिंग जिसके पास आ जाती है वो कम से कम उसके जीवन में अनुशासन आता है, और उस अनुशासन के आधार के ऊपर जो एक सामाजिक ताना बाने के अनुशासन हम कह सकते हैं, लेकिन अनुशासन सिर्फ इसी से आएगा ये भी जरूरी नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो देश भर में, सुनिए, एक बात सोचिए, इससे नहीं आएगा, एक बात है, लेकिन नहीं मैं ये नहीं कह रही इससे नहीं आए, सुनिए आइए आप सुनिए एक सेकंड सर, इससे नहीं आएगा मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ उसका मूल सुनिए, प्रक्रिया में से निकलकर कोई भी आदमी अनुशासनहीन नहीं हो सकता। सुनिए तो सही, और नहीं होगा, सुनिए सही। और ये पहला प्रयोग नहीं है। देखिए, देश दुनिया के अंदर इजराइल को भी छोड़ दो तो अमेरिका है, इंग्लैंड है और रशिया है, ये सारे ऐसे सारी कंट्रीज की सिचुएशन पढ़ ली है सर, सारी कंट्रीज की सिचुएशन पढ़ ली है। सुनिए, अभी आप मेरी बात सुनिएगा। मैं ये कह रही हूँ, आपने जिस डिसिप्लिन का जिक्र किया, वो सेना में जाके आएगा और बाहर वो बहुत देश प्रेमी होंगे और बहुत अच्छा करेंगे, ये आपका तर्क है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि ये सुनिए ना, आप नहीं मानती इस बात को। अरे सर, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे काउंटर सवाल लूंगी ना, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो भी आप सुनिए। डिसिप्लिन आएगा, एक बेहतर इंसान लेंगे, एक पहलू है, लेकिन जिन लोगों को आप लाने की बातें कर रहे हैं सर, वो सड़कों पर है, वो आपकी बात को यकीन नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो आप, मैं इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों भरोसा नहीं हो पाया उन्हें, एक सवाल। दूसरा सवाल, ये जो सड़कों पर आप देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले 2 दिनों से और मांग की जा रही है कि आप इसे वापस लीजिए, तो इसके पीछे का तर्क आप क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जो आर्मी की तैयारी करता है और उसको इस सारे सिस्टम को जानकारी मिलते ही वो इसको अपने आप को विड्रॉ करेगा कि ये चीजें हमारे लिए है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं। और आर्मी जो है इस योजना को लेकर आई है तो उसकी अपनी एक सोच, अपनी एक तर्क और अपनी आर्मी कैसा बनाना चाहती है, उनकी अपनी योजना है। इसमें सरकार का कम और आर्मी की योजना ज्यादा है। इसलिए आर्मी कैसी होनी चाहिए वो बाकी देशों की आर्मी का स्टडी करके, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, किस प्रकार की आर्मी आगे बढ़ रही है, हमें किस प्रकार की आर्मी चाहिए, उस सोच के साथ वो आगे बढ़े। जिस प्रकार का मैंने आर्मी के उस ऑफिसर्स का, जनरल्स का जो इंटरव्यू सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो आपके पास भी होगी, आपने भी देखा होगा उसको। मैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के फीडबैक लाई हुई हूँ सर, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपना जीवन जो है सेना को समर्पित किया, वो कहते हैं, कुछ कहते हैं कि पेंशन्स और जो एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीजें हैं, इससे भी बचने की कोशिश की जा रही है। मैं तर्क पर बात करूंगी, बाकी मेहमान एक बार जुड़ गए सर। हाँ, देखिए, पहली बात कि पेंशन से बचने की बात, जो आर्मी की रेगुलर संख्या है भर्ती की, उससे कोई समझौता नहीं हो रहा। तो आर्मी की जो आज स्थिति है वो आगे भी ऐसी रहेगी, तो पेंशन का विषय क्या रह गया। दूसरी बात कि जब हम आर्मी की आवश्यकता के अनुसार उसके पास मिलेगा और एक्स्ट्रा जो एनर्जी के आधार के ऊपर जो नौजवान तैयार करके आर्मी सिविल के अंदर भेजेगी, तो मैं ये समझता हूँ वेद प्रकाश विद्रोही जी, आर्मी के 4 साल के बाद ठीक है सर, वो किसी काम का नहीं होगा, उससे अक्षम और उससे कमजोर व्यक्ति नहीं है कोई। नहीं, ठीक है सर, तो आप ये कह रहे हैं, सुनिए तो सही, ऊपर मात्र, ठीक है। दरअसल एक चीज मैं अपने सुनिए सर, मैं आप सर सुनिए तो सही सर, 17 मिनट हो गए मुझे आपसे बात करते हुए सर, 17 मिनट हो गए, मेरे बाकी मेहमान भी। 1 घंटा करेंगे तो मैं 1 घंटे के लिए मैं तैयार हूं सर, मैं तो पूरा दिन बात करूंगी। सुनिए तो सही, अभी बाकी मेहमान, एक बार उनको चर्चा में ले आऊं, उनका भी उतना ही अधिकार है। और मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ देती हूं, आप उसका जवाब तैयार रखिएगा।
रणदीप सुरजेवाला जी का ट्वीट आपके लिए पढ़ देती हूं सर। मार्च 2020 से सेना की भर्ती बंद है। पहले 80,000 भर्तियां हर साल होती थी, अब सब बंद पड़ी हैं। फौज में 1,22,555 पद खाली पड़े हैं। इसके लिए आपके पास क्या प्लान है, आप मुझे बताइएगा। ये तो रणदीप सुरजेवाला का मैंने जिक्र किया। आपकी पार्टी के नेता हैं वरुण गांधी, उनके ट्विटर वॉल जाकर चेक कीजिएगा। उन्होंने वीडियो शेयर किया था और उसके बाद सवाल उठाए थे भर्तियों को लेकर। कांग्रेस के नेता हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं। विद्रोही जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 कारण बताइए इसके विरोध के, आप लोग क्यों इसे गलत कह रहे हैं? आपके बड़े नेता गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था, मैंने सुरजेवाला जी का जिक्र किया, किरण चौधरी का स्टेटमेंट हम चला रहे हैं। क्यों आप लोगों को भरोसा नहीं है? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी के स्टेटमेंट हम चला रहे हैं। जिन्नत जी, नोटबंदी जब की गई थी तब भी मोदी जी ने और मोदी भक्तों ने नोटबंदी होते ही लंबे चौड़े दावे किए थे। बेरोजगारी खत्म होगी, काला धन खत्म होगा, मुद्रास्फीति ठीक हो जाएगी, नकली नोट बंद हो जाएंगे, और सबसे सलाह ली गई है। पर परिणाम क्या निकला? पूरा देश बदहाल हो गया आर्थिक रूप से, सारे एमएससी बंद हो गए। और बाद में पता चला किसी से सलाह ली ही नहीं गई थी। रिजर्व बैंक ने भी माना, उनसे भी सलाह नहीं की गई। यही बात इस भर्ती के अंदर की जा रही है। आपने प्रारंभ में बताया, रेवाड़ी का जिक्र किया, जहां का मैं निवासी हूं, गुड़गांव का, पलवल का, रोहतक का। अगर आप सेना के इतिहास पर नजर दौड़ाएंगी तो हरियाणा सेना को एक खान के रूप में गिना जाता है। और जिन क्षेत्रों में ये प्रदर्शन चल रहा है, इस क्षेत्र के युवा सबसे ज्यादा भाग लेते हैं। और घर घर में यहाँ सैनिक है भूतपूर्व। जब भूतपूर्व सैनिकों के क्षेत्र के अंदर उनके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई तो कारण होगा ही। अब आपने कारण पूछे, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि फौज में अस्थिरता पैदा होगी। 1.25 लाख पद फौज के अंदर ऑफिसर से लेकर तीनों सशस्त्र सेनाओं में खाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा, या सुरजेवाला नहीं कह रहे, डाटा है। दीपेंद्र हुड्डा के सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने पिछले बार पार्लियामेंट के अंदर बताया था, एक वैकेंसीज की बाकायदा जानकारी दी थी। जिस देश के अंदर दो तरफ का खतरा हो बड़ा भारी, चीन के विस्तारवादी नीति का, पाकिस्तान की घुसपैठ और आतंकवाद का, और जहां 1.25 लाख पद खाली हो, तो आप सहज अनुमान लगा लीजिए सेना की क्या स्थिति होगी। सेना के ऑफिसर कई बार कह चुके हैं कि सेना अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। इस कदम के बाद सेना के अंदर कर्मचारियों की कमी तो होगी ही होगी, साथ में उनकी कार्य कुशलता की कमी आएगी। दूसरा, जो युवा सेना के अंदर इतने दिनों तक तैयारी करते हैं, उसमें हताशा और निराशा आएगी कि हमें स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। और इसी हताशा और निराशा का ही परिणाम है कि रोहतक के लिजवान गांव के युवक ने आत्महत्या की। और इस हताशा और निराशा का ही परिणाम है कि हरियाणा ही नहीं, बिहार से लेकर पूरे देश के अंदर जहां जहां फौज में भर्तियां होती हैं, वहां लोग ट्रेनें फूंक रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, इसकी बिल्कुल निंदा होनी चाहिए और हम सबको करनी चाहिए। सर, मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैंने पहला शब्द यहां से शुरू किया कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु वो हताशा और निराशा में कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल से भर्तियां नहीं हो रही है। 4 साल से लोग नहीं, लेकिन देखिए, विरोध सुनिए ना, मैं सहमत नहीं हूं। आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं उनके हिंसक व्यवहार से सहमत नहीं हूं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, पर कर क्यों रहे हैं हमें ये भी तो सोचना होगा। अब आप ये कह दो कि कल तो घोषणा की थी 3 बजे के करीब सेना अधिकारियों ने राजनाथ जी के साथ, और रातों रात विपक्ष ने षड्यंत्र भी रच दिया, रातों रात विपक्ष ने युवाओं को मैदान में उतार दिया। ये बचकानी बातें हैं। ये जो युवा उतरे हैं, ये अपने आप स्वयं स्फूर्त अपनी इच्छा से उतरे हैं, किसी के कहने से नहीं उतरे हैं। ये आरोप ही गलत है, क्योंकि उनके अंदर ये हताशा पैदा हो रही है कि तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा। एक बात कही गई थी, सतपाल शास्त्री जी ने, अधूरी बातें सुनते हैं ये लोग और अधूरी बातें ही कहते हैं। इन्होंने कहा कि फौज यथावत रहेगी। रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं अध्यक्षों जो सवाल पूछा गया कि आप ये योजना लाए क्यों हैं, तो उनका स्पष्ट कहना था
कि बजट को हमने कटौती करनी है, सारा पैसा तनख्वाहों में चला जाता है, पेंशन में चला जाता है और हमें रक्षा उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए हम अपने साधन ऐसे कर रहे हैं कि उसी बजट में से सेना का अच्छे हथियार खरीद सकें, सेना का आधारभूत ढांचा। चलिए आप नहीं मैडम, एक जल्दी से बाकी मेहमान भी हैं सर, जल्दी से। अपने आप में प्रमाण है कि सेना का बढ़ोतरी नहीं होगी, सेना का जो वर्तमान स्ट्रेंथ है वो उसमें कटौती होगी। चलिए ठीक है, ये आपका आरोप है। RSN सिंह साहब जुड़ गए हैं, जरा दिखाइएगा उन्हें, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंह साहब, दुर्भाग्य से थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, नेटवर्क इशू था। सर, अग्निपथ योजना को जरा आप आपका अपना अनुभव है, जरा समझाइएगा दर्शकों को, और ये जो विरोध हो रहा है इसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे तो ये नहीं पता हो रहा है कि आखिर इसमें असमंजस क्या है और इसमें मतलब लोगों को इसमें संदेह क्या है। देखिए, पहले एक ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी था चेन्नई में, मैं वहाँ इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ OTA चेन्नई में, और उसके बाद ये तो उनका कितना था, उनका जो सर्विस का पीरियड था कितना था, 5 साल, ठीक है ना। उसके बाद फिर हुआ भाई कि ये और बढ़ाई जाए इसको, क्योंकि हम ज्यादा ऑफिसर हम चाहते हैं लोअर रैंक्स में, क्योंकि हमारा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, हमारी जो सेना है उसका, सभी सेनाओं का पिरामिडिकल स्ट्रक्चर ही होता है। तो सबसे ज्यादा हमको लेफ्टिनेंट्स और कैप्टन की जरूरत पड़ती है। तो फिर एक OTA गया में खोला गया, ठीक है, ये पिछले 4-5 साल पहले की बात है। तो जब अफसर हम भर्ती कर सकते हैं तो इसमें, और उन अफसरों में से क्या क्या है, उन अफसरों में से हम लेते हैं, उन्हीं में से हम कई, मतलब पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो काफी मात्रा में लोग बाहर जाते थे, लेकिन उसके बाद उनमें 80 से 90% उसके बाद एब्जॉर्ब होने लगे। तो मुझे लगता है कि इसमें ये तो हमने, ये कोई नई शुरुआत तो है नहीं है। अगर इसमें से हम अगर लोग को परमानेंट, आज 25% बोल रहे हैं वो, और अवधि बता रहे हैं वो 4 साल, हाँ हो सकता है आपका मत हो, मेरा भी ये मत हो कि ये 4 साल को बढ़ा के इसको 7 साल करना चाहिए, ये मत हो सकता है। 25% से बढ़ा के आप 50%, हो सकता है कि इसमें से 100% भी ले लेंगे। लेकिन ये, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कदम जो है ये गलत कदम है, या क्या लोग भूल गए, मैं पूरी पृष्ठभूमि बता दूं, ये जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 में अचानक रातों रात 25 लाख सेना की भर्ती हो गई, जगह जगह तमाम दुनिया के लोगों, दुनिया हिस्सों में जाके लोग लड़े, और उसके बाद क्या हुआ, 4 साल के बाद उनको परमानेंट उनको नहीं मिला, उनको तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो और बहुत सारी सुविधाओं की बात हो रही है, रीएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। आज ही आया है कि इनको पैरा प्रेफरेंस दिया जाएगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, उस समय तो कुछ नहीं हुआ। और 62 वाली लोग क्यों भूल जाते हैं, 62 की लड़ाई में इमरजेंसी कमीशन नहीं हुआ था, फिर उसमें से उनका दोबारा टेस्ट हुआ, कुछ लोगों का वो एब्जॉर्ब किए गए। तो देखिए, जो जैसे जैसे हमारी आर्थिक स्थिति बदलती है, जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे हमको सजग रहना पड़ता है। जैसे कि मैं बता दूं, कुछ लोग कहते थे कि गांव से आते हैं हमारे जवान, जी बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन जो पहले के गांव थे, आज से जो 30 साल पहले के गांव थे जब हम लोग फौज में भर्ती हुए थे, और आज के गांव में बहुत फर्क है। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, और मैं बता दूं आपको कि मेरे गांव में 5 स्कूल बसें आती है, और जब मैं बिहार की एक गांव की बात कर रहा हूं तो मैं 90% गांव है जिसकी बात कर रहा हूं। 100% बिजली है। आइए थोड़ा बिहार देख कर भी, मैं आप लोग आके देख लीजिए इसको, 24/7 बिजली रहता है। हमारे गांव में कम से कम 20-25 ऐसे घर हैं जहां पर इन्वर्टर है, और आप कोई भी यहीं पे चले जाए ना, आप हरियाणा के कोई गांव में चले जाए, आप एयर कंडीशनर मांगिए आपको मिलेगा, मोटरसाइकिल मांगिए आपको कुछ ही दूर पे एक शोरूम मिलेगा। लेकिन सिंह साहब, तो आर्थिक, मेरा कहने का मतलब कि आर्थिक ये, अब कह रही डिफेंस बजट की बात, आप बताइए कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होके बोल रहा हूं कि हमको तो डिफेंस बजट में ही मैनेज करना है ना। आपके हेल्थ से ले लूं, मैं एजुकेशन से ले लूं,
एग्रीकल्चर से ले लूं, आपको मैं देता हूं और ये तमाम लोग जो उनको देता हूं कि आप अभी के जो भी आर्थिक हमारी जो स्तर है उसमें आप करके देख लीजिए आप। तो आज ये बात अगर कोई कह रहा है कि हम पेंशन को हम कम करना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? पेंशन को कम करके अगर हम हथियार खरीदना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? आपके मान लीजिए आपके घर में कोई सुरक्षा की चुनौती है तो आपको हथियार भी चाहिए ना। आपने बिहार का जिक्र किया सर। सिंह साहब सुनिए तो सही, आपने बिहार का जिक्र किया, आपके भागलपुर से बक्सर मोतिहारी से मैं गया तक का जिक्र करूं, हर जगह। हाँ, तो मैं जो आपसे सर समझना चाह रही हूँ इजी वर्ड्स में, सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है। बहुत मंथन हुआ होगा, तीनों सेना के प्रमुख बैठे होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उसके बाद ये फैसला लिया गया होगा, ठीक है। क्या यंगस्टर्स में वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ? फर्स्ट पार्ट। सेकंड, आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर मैं इस पे कैसे टिप्पणी करूं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ठीक है सर, आपकी अपनी एक लिमिट जरूर है, मैं इस चीज को समझती हूँ। मैं अपने सवाल को किसी और तरह से रखती हूँ, मैं इसमें ये रखती हूँ सर, फिर ये यंगस्टर्स ट्रस्ट क्यों नहीं करे? वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे साल उम्र खपा के मेहनत करते हैं एक परमानेंट भर्ती के लिए और उसके बाद 4 साल नहीं, वो मेहनत करके तो उन्होंने पहले ही मान लिया है कि वो 25% में नहीं आएंगे। अगर वो मेहनती लोग हैं तो क्या पहले ही उन्होंने तय कर लिया है कि 25% में वो नहीं आएंगे? तो ऐसी मानसिकता वाले लोग तो चाहिए भी नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है, मैं वो सब नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं एक जिम्मेदार फौजी के आके कि जो भी ये अग्निपथ के रास्ते से गुजरेगा वो प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन वो अपने ही देशवासियों पर या अपने ही देश के प्रॉपर्टी पे पत्थर नहीं चलाएगा। और जो लोग पत्थर चला रहे हैं वो ऐसे भी, वो मनोवैज्ञानिक रूप से वो अग्निपथ के लायक नहीं है, वो ऐसे भी फौज में भर्ती के लायक नहीं है। हम 16 साल की उम्र में हम नेशनल डिफेंस एकेडमी हमने ज्वाइन किया था और एक 20-21 साल की उम्र में हमने 22-23 साल की उम्र में हमने सियाचिन भी किया। उस उम्र में जबकि लोग जो आप कह रहे हैं ना, जब पत्थरबाजी जो कर रहे हैं, तो हम ना हम उस नस्ल के हैं और ना उस चरित्र के हैं। और जो अग्निपथ से ना लोग निकलेंगे वो भी ना उस नस्ल के होंगे ना चरित्र के होंगे, जो कि अपने ही देश के ट्रेन पे, अपने ही देश के बस पे और अपने ही देश के सुरक्षा कर्मियों पे पत्थरबाजी करेंगे। ऐसे लोग मैं अपने बटालियन में 5 आदमी से मैं कर लूंगा, लेकिन ऐसे चरित्रहीन लोग मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आप चरित्रहीन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। हम निंदा जरूर करते हैं, नहीं हम निंदा करते हैं, विरोध का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आप अपने देश, अपने ट्रेन सिंह साहब विरोध का तरीका गलत है। और हम इस मंच से शुरू में ही मैंने कहा, अगर आप राजी नहीं है तो आप अलग तरीके अपनाइए, हम उन्हें चरित्रहीन तो नहीं। ये पाकिस्तान का ट्रेन नहीं है सर। हम चरित्रहीन कैसे किसी को कह सकते हैं सर? चरित्रहीन नहीं कह सकते, बहुत मायने हैं इस शब्द के, और हम नहीं चाहते इस मंच से किसी की भावना आहत हो। नाराजगी के और तरीके हैं, विरोध के और तरीके हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन संपत्ति का नुकसान हो, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हो, जानी नुकसान हो, कोई हताश होकर सुसाइड कर ले, सब गलत है। और इसी वजह से मैंने चाहा कि मैं आपसे बात करूं, ताकि जो दर्शक हमारे देख रहे हों, जो नौजवान हमें देख रहे हों, वो कम से कम अगर उन्हें लगता है कि किसी तरह का डर है तो वो उसे खत्म करे, सही संदेश यहां से जाए। एक चीज और, कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये 75% बाहर आएंगे जॉब के लिए तो उनके लिए चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे कि भाई अगर आप इतने ही कैपेबल थे तो 25% में आपका सिलेक्शन हो जाता। आप इस तर्क पे क्या आंसर करेंगे सर? नहीं, मुझसे पूछ रही है? हाँ जी सर, आप ही से पूछ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैडम, ऑलरेडी हमारे यहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। इसके पहले भी हमारे यहाँ इमरजेंसी कमीशन हुआ था। हमारे यहाँ कई एक एनसीसी से भी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, कई रास्ते हैं आने के। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भी मेरी अपना ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है
कि जो भी आदमी दिल से फौज में अपनी सेवाएं देना चाहता है वो जरूर वो भर्ती भी होता है और टिकता भी है। ये बात आप मेरी मान लीजिए। मैंने कभी किसी को ये नहीं देखा कोई मेडिकल कारण से हो जाए, कुछ उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, वो सब दूसरी बात है। जिसमें लगन होगा उससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर मैंने कहा कि आज शुरुआती रूप में 25% है। किसने कह दिया ये? हो सकता है कल को ये 50, जैसे जैसे जरूरत होगी 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। मुझे आपकी बात अच्छी लगी, कम से कम इससे उम्मीद। हाँ, लेकिन अगर ये किसी सरकार के प्रतिनिधि से सुने तो शायद उन्हें भरोसा हो जाए, क्योंकि सारा मसला दूसरी बात देखिए। हाँ, आप बात रखिएगा। दरअसल एक तो ट्रस्ट इशू, कॉन्फिडेंस की कमी, भरोसा भरोसे में नहीं ले पाई सरकार। दूसरा है कि फ्यूचर को लेके एक इनसिक्योरिटी, यही तो मूल विवाद है। जल्दी से। हाँ सर जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, दूसरी बात देखिए, आप फौज में मैं आपको इतना मैं बताता हूं कि फौज में अगर आपने 4 साल गुजार लिया तो आपको इतना सशक्त कर देता है फौज, और इतना चरित्रवान कर बना देता है कि आप पत्थर में भी आप कुछ भी उठा सकते हैं। मैं आपको हजारों उदाहरण ऐसा दे सकता हूं। और आप चाहे आपका मीडिया हो या इंडस्ट्री हो या बाकी कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर हो, हर सेक्टर एक डिसिप्लिन और एक चरित्रवान ये नागरिक खोजता है। एक सवाल नागरिक खोजता है, ठीक है ना? ठीक है, वो हमें ये उनका कोई मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो सफल ना हो जिंदगी में। मैं एक सवाल और आपसे हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और आपसे लेना है सर, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ये कहा गया कि हम स्पेशली पाकिस्तान, हम देखते हैं वहां से हमेशा इस तरह की खबरें आती हैं, एक डिस्टर्बेंस जहां पर हमेशा रहती है। चाइना का जिक्र हुआ। ये एक तर्क दिया जा रहा है कि क्या ये लोग कैपेबल हैं वहां पर लड़ने के लिए? क्या हो पाएंगे? इनके पास तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। अरे मैडम, जब ऑफिसर 5 साल की उसमें आता है तो ये तो ओवर रैंक पे आएंगे। जब ऑफिसर लीड कर सकता है तो आप इनको क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? और आज मत अंडर एस्टिमेट कीजिए। अभी मैंने पढ़ा कि यूपी पुलिस में 1400 इंजीनियर्स की भर्ती हुई है सब इंस्पेक्टर रैंक में। दुनिया बहुत बदल गई है। ऑफिस का जब वो आ रहे थे 5 साल के लिए, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था। तब तो आपने किसी ने नहीं पूछा कि ये आखिर नेतृत्व कैसे करेंगे, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, ये सवाल तो किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, इनको तो लीड करने वाला वेद प्रकाश जी कोई और। ठीक है, वेद प्रकाश जी, फिर क्यों ना। हाँ ठीक है सर, अब आपका पॉइंट आ गया। मैं एक बार बाकी मेहमान जो नहीं बोल पाए, आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से बोलेगा ताकि बाकी मेहमान इंतजार करें। मैं ये कह रहा था कि जब सरकार 25% कह रही है, 25% ज्यादा हम नहीं लेंगे, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सरकार ले लेगी। सरकार कह रही है कि हम केवल 25% लेंगे, तो सरकार के संभावनाओं का जिक्र हुआ। संभावनाओं का जिक्र हुआ मैडम, संभावनाओं पे जिक्र नहीं हुआ करता है सरकार की पॉलिसी। आप इसको नहीं, वो सिंह साहब का अपना एक स्टेटमेंट था, वो सिंह साहब का स्टेटमेंट था। अजय गुलिया, अच्छा ठीक है सर, एक बार जो मेहमान बिल्कुल उन्हें वक्त नहीं मिला, मैं एक बार उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। गुलिया साहब, आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी का भी मैं जिक्र करूंगी, उन्होंने बाकायदा इसका ट्वीट किया। आप लोग क्या कमी देखते हैं इसमें? देखिए जीनत, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं यहाँ जननायक। हाँ, जेजेपी का। मैं माफी चाहती हूँ, मेरा सवाल दरअसल अश्विनी दुल्हेड़ा जी से है। मैं माफी चाहती हूँ सर। अश्विनी जी जी। हाँ, आम आदमी पार्टी को क्या आपत्ति है सर? देखिए, आज जिस तरीके से पूरे देश का युवा जो है वो सड़कों पे है। अभी जो सत्यव्रत शास्त्री जी ने बहुत सी बातें बताई कि विश्वास करने की, तो इस सरकार की मंशा पे कहीं भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने शुरू से, जब से सरकार चलाते आ रहे हैं, तब से
ये लोग कहते थे भाई सबसे पहले 15 लाख रुपए आएंगे, किसके खाते में, कैसे विश्वास करे देश। अरे सर ये पॉलिटिकल सुनिए ना सर, ये निकाय चुनाव पे पूछ लो, आपसे किसी चीज पे पूछ लो, आप लोग यही 2-4 लाइनें ले। सर ये इतना सेंसिटिव इशू है, इसमें सुनिए ना, सुनिए तो सही। नहीं, अभी आप भारतीय जनता पार्टी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के साथी से आप 17 मिनट तक। अरे सर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। नहीं, मैं यहाँ सफाई देने के लिए नहीं बैठी हूँ, सुनिए आप मेरी बात, मैं यहाँ सफाई देने के लिए किसी को नहीं बैठी हुई हूँ। इतना सेंसिटिव इशू है, अगर मैं आपसे 5 कमियां पूछ रही हूं तो आप टेक्निकल पहलुओं पर बताइए ना मुझे, क्या कमी है, क्यों आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश का एक बच्चा फांसी की बेट चढ़ गया, इन लोगों की कारगुजारी की बेट चढ़ गया। आप लोगों को ये सेंसिटिव नहीं लग रहा कि किस तरीके से आज प्रदेश में, देश में युवा सड़कों पे है, किस तरीके से आज देश में, प्रदेश में युवा, जिससे 2 लाख बच्चे जो पिछले 1-1.5 साल से अनेकों तरीके से जो अपनी पैरामीटर्स पार कर चुके थे, उन्होंने रिटर्न टेस्ट का इंतजार कर रहे थे। आज उन बच्चों के साथ धोखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो 75% जो बच्चे 4 साल नौकरी करके, 4 साल ये काम करके, जिसको इस सरकार ने फौज को हरियाणा के बच्चे सेवा मानते हैं और जो परिवार है वो सेवा मानते हैं, और आज इस सरकार ने उसको नौकरी के लिए भी 4 सालों बच्चा काम करके आएगा और 75% वापिस वो घर आ जाएगा, तो वो क्या मुंह लेकर के वापिस घर आएगा। ना तो उसको फौजी का दर्जा मिलेगा, ना उसको सिपाही का दर्जा मिलेगा, क्या दर्जा मिलेगा। ये सरकार की ऊपर मंशा पर सवाल उठाता है, तमाम उन बातों पर सवाल उठाता है जो आज हरियाणा और प्रदेश के युवाओं के साथ ये जो धोखा हुआ है। जिस तरीके से आज जो बात ये सरकार थोपना चाहती है कि आज जो प्रदेश में ये कहते हैं कि सभी युवा खुश हैं, अगर युवा खुश है तो ये देश और प्रदेश के युवा सड़कों पर क्यों हैं। ये आपने खुद बताया है कि पलवल में, सोनीपत में, रोहतक में आगजनी हो रही है, युवा सड़कों पर है, फिर वो क्यों है। आपकी बात पूरी हो गई। मैं आपसे इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूं मेरे प्रोग्राम में हम फैक्ट्स पे बात करें, हम विषय की संजीदगी को समझें। आप मुझे रोहतक के प्रकरण का याद दिला रहे, मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा बहुत तकलीफ देह है, मैंने शुरुआत में कहा। गुलिया साहब भरोसा नहीं दिला पाए युवाओं को। आप तो गठबंधन में हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 75% जो आएंगे उन्हें हम नौकरी देंगे। एक तो हरियाणा में नौकरियां, कितनी नौकरियां हैं जरा यही बता दीजिए, आश्वस्त कीजिए। जो यंगस्टर सड़कों पर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे या जो हरियाणा में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि आप इस विरोध के तरीके को छोड़ दीजिए। विरोध का तरीका बहुत मायने रखता है, बहुत गलत है जो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन भरोसे में तो लीजिए ना उन लोगों को। बोलिए आप जी। ना देखिए, मैं 3 से 4 मिनट का समय आपका चाहूंगा प्लीज जी। ना सबसे पहली बात तो देखिए कि लोकतंत्र के अंदर अगर कोई मेरे खिलाफ भी खड़ा है तो मैं उसके साथ हूं, क्योंकि लोकतंत्र उसको मेरी खिलाफत करने की आजादी देता है, ये उसका राइट है। लेकिन देखो, कोई भी राइट हो, डेमोक्रेटिक राइट हो, पथराव नहीं होना चाहिए। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं से हाथ जोड़ करके आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि इस तरह के तरीके ना अपनाएं। देखिए, सरकार कोई भी सरकार है, सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो वो जनहित में सोच करके लेती है, कोई भी सरकारें, चाहे पहले भी सरकारें रही हो। लेकिन अगर देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को लगता है कि वो फैसला उनके हित में नहीं है, या तो सरकार समझाने में कहीं कमी रह गई या लोगों के समझने में कमी कहीं रह गई, कहीं पे भी किसी के पार्ट पे कोई कमी रह गई हो, तो उसका देखिए डेमोक्रेटिक राइट है उनका, वो अवेल करें। लेकिन किसी प्रकार की डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई जगह नहीं। आपने मुझसे पूछा तो मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, देखिए जीनत, इससे एक तो ना तो रेजिमेंट सिस्टम में, आर्मी में कोई फर्क पड़ने वाला है। जो रेजिमेंट सिस्टम हमारा चला आ रहा है और जिस प्रकार से चला रहा है उसी प्रकार से चलेगा, और जो सेना की रेगुलर भर्तियां हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भर्तियों की अभी मेरे से पूर्व में बोलने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने भी जो बात कही कि 1.25 लाख पद खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं, मैं मानता हूं। क्योंकि आज के दिन अगर पूरे भारतवर्ष की फौज की गणना करें तो वो 30,45,000 के लगभग है, टू बी वेरी प्रिसाइज। और एक भर्ती कैंसिल हुई 26 सितंबर 2021 को, जिसको किया गया बढ़ा करके 31 अक्टूबर को किया गया, वो भी कैंसिल हुई आर्मी की, जिसको की डेट को बढ़ा करके 28 नवंबर किया गया 2021, वो भी आर्मी की कैंसिल हुई कोविड की वजह से। ये लैप्स है, ये कमी है। जो टोटल 30,45,000 हमारी फौज है उसमें 1,25,000 का और इजाफा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ।
जिसका कारण कोविड है। अब वो भविष्य में कब होगी, मैं आर्मी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं ये बात बता नहीं पाऊंगा। अब कुछ लोगों ने सवाल किया, देखिए मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। देखिए सरकारों को जो भी स्कीम लाती है वो जनता के हितार्थ लाती है। चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। रजवंत जी हैं हमारे साथ इंटरनेशनल लोकदल की तरफ से। सर, इंटरनेशनल लोकदल का क्या स्टैंड है इस पर? जो आज जो प्रदर्शन हुआ है, हम इसको प्रदर्शन जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये उन युवाओं का एक आक्रोश है जिनकी देश की सेवा करने की कहीं ना कहीं मंशा थी, जो कई सालों से और मेहनत कर रहे थे। और ये इसकी वजह सिर्फ यही हुई कि पिछले काफी समय से जो भर्ती है वो रद्द हुई पड़ी थी, वो हो नहीं रही थी। चाहे आज भाई ने कहा है कि कोरोना की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई, तो आज का जो माहौल जो बना हुआ है, ये लोगों में या युवाओं में एक मैसेज गया है कि सरकार हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। सरकार अगर उनको कहीं ना कहीं कन्विंस कर लेती तो शायद इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं होता। और जो एक बात अभी आई है कि सेना में जो कटौती की गई है, इनको रेगुलर भर्ती ना करके कॉन्ट्रैक्ट में जो भर्ती किया जा रहा है, उसकी वजह इन्होंने बताई कि जो ज्यादातर भर्ती है जो वेतन भत्तों में चला जाता है सरकार का, सेना का जो खर्च है। तो क्या हम इसको ये मानकर उनको युवाओं को सैनिकों का सेना में इसलिए रखें कि उनको वेतन भत्ते देने के बजाय, उनका और खर्चा देने के बजाय हम उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख ले? अगर ये वेतन भत्ते हम और भी जरिए हैं हमारे पास बचाने की, हमारे पास सांसद है, विधायक है, ये भी तो वेतन भत्ते ले रहे हैं। अगर हमें सेना के ऊपर ये प्रयोग क्यों करना है? कि अगर ये बातें हमें लागू करनी होती तो उन विधायकों पर, सांसदों पर, उन पर भी तो कर सकते थे। उनको हमें वेतन भत्ते देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सुरक्षित कब है? जब सीमा सुरक्षित है। और सीमा सुरक्षित तभी होगी जब वो सैनिक सुरक्षित रहेंगे। और उन सैनिकों में वो कहीं देश सेवा की भावना है, उनको कहीं ये सिक्योरिटी मिलेगी कि हम तभी सेफ है जब हमारे परिवार, वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं और देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर खड़े रहते हैं। उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। और अगर हम उन्हीं के वेतन भत्तों में कटौती करेंगे तो ये गलत है। आज ये बिल्कुल इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं युवा कि वो करें क्या। कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती होकर 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? अभी कह रहे हैं कि 75% युवा वहां से बाहर हो जाएंगे। मेरी बात, मैं बिल्कुल एक चीज स्पष्ट कह देता हूँ, अभी एक सी सर्टिफिकेट होता है, एनसीसी में एक सी सर्टिफिकेट होता है, उसको एक विशेष दर्जा मिला होता है उनको उस सी सर्टिफिकेट के बेस पर, और वो आगे भर्ती हो जाते हैं और सेना में उनको बेनिफिट मिलता है। तो अगर ये 4 साल की भर्ती को अगर ये सरकार ये करती कि जो भर्ती के जो 4 साल प्रोजेक्ट के अंदर जो कोई सेवा करता है तो उसको एक स्पेशल बेनिफिट मिलना चाहिए और वो आगे जो भर्ती हो उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए। होना तो यही चाहिए। लेकिन ये 4 साल के बाद हटा दिए जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योर महसूस कर रहा है। 18, 20, 22 गाँव के ज्यादातर जो सैनिक हैं वो गाँव और देहात से आते हैं। मैं जिस एरिया से आता हूँ, दक्षिण हरियाणा से आता हूँ, हमारे यहाँ पे तो सैनिकों की खान कहा जाता है। 18-20 साल का बच्चा अगर फौज में लगता है, 24 साल का अगर वो आता है, तो इस उम्र में तो लगभग शादी भी हो जाती है। और जब शादी होने के बाद वो अगर घर पे आएगा तो वो तो किसी भी उसमें नहीं रहेगा ना। तो वो बेचारा अब मतलब घर पे आके करेगा क्या? अपने बच्चों की तो वो सोच लेकिन एक बड़ी अमाउंट मिलेगी, वो अपना काम शुरू कर सकता है, ये भी कहा जाए। गुलिया साहब जल्दी से अपना पॉइंट पूरा कीजिएगा। हाँ सिंह साहब, मैं आती हूँ 1 सेकंड। ठीक है, 11 लाख को बड़ी अमाउंट कह रहे हैं सर। युवा आज सर ठीक है, देखिए सही महंगाई किस कदर पर है। ठीक है, ठीक है। 11 लाख से ये सोचते हैं कि वो अपना घर परिवार चला लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन आज सरकार का ये दावा है भाई, सुनिए, जो सरकार का दावा है मैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं मेरी राय नहीं रख रही हूँ। पहली बात, गुलिया साहब जल्दी अपनी बात पूरी कीजिएगा। सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बता दें। गुलिया साहब जल्दी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि मेरे साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि वो क्या करेंगे। देखिए, ना तो मैं कहता हूँ कि फैसले हमेशा लोगों के सोच के अनुसार होने चाहिए, तो रिव्यू करने की ऑप्शन हमेशा रहती है। दूसरी चीज, इन्होंने क्या वो करेंगे क्या? सरकार की तरफ से योजना है, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन में उनको रिबेट मिलेगी, प्लस जो सरकार की और सशस्त्र बल सेनाएं हैं जैसे सीआरपीएफ है या प्रदेशों की पुलिस है, उनके अंदर उनको कोटा मिलेगा। देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, इसको हमें अवसर के रूप में हम इसको ले सकते हैं। देखिए कि आपको एक 4 साल की ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है जहां सरकार आपको एक तय अमाउंट, जिसको सैलरी आप या माने जाए, इसको आप कुछ भी माने, सरकार आपको दे रही है और उस 4 साल के एवज में आपको उसके एंड पर एक फिक्स अमाउंट भी मिलने जा रहा है।
उसके बाद अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप आगे मुझे की एक पढ़ाई सवाल को का जवाब continue दीजिए कर सर, सकते एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इस पॉइंट से सहमत है कि सांसदों विधायकों की पेंशन भी खत्म कर दी जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए। मैं मानता हूं बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए, इस सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए। और ठीक है। देखिए, फैसले लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सरों की मैं एक और सवाल आपसे फैसले पूछूंगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स को स्पेशली एक विंडो इस तरह का भी ओपन रखना चाहिए ताकि विरोध करने वाले अपनी बात उनके सामने रख सके, इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने ना आए? आप जिस रिव्यू का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे बात करूंगी जरा एक बार। सिंह साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, सर बताइए। नहीं, मैं जो कह रहा था कि ये 25% से के बात मैंने की कि ये एक फ्लेक्सिबल है, इसलिए कह रहा था कि चाहे कोई शिप हो या एयरक्राफ्ट हो या कोई यूनिट हो, वो उसकी मतलब एक नफरी होती है। मान लीजिए कि इन्फेंट्री बटालियन है, मिसाल के तौर पे मैं जैसे 5 बिहार का था, तो हमारी नफरी मान लीजिए करीब 900 के बराबर। तो 900 तो हमको मेंटेन करना है। अब होता क्या है कि जो रिटायरमेंट का रेट होता है वो वैरी करता रहता है। वो इसलिए वैरी करता है कि कोई सर्विस में आया, कोई नायक बना, कोई नायक से ही रिटायर हो गया, कोई हवलदार बना तो वो 17 साल की बजाय वो हो सकता है वो 25 साल तक नौकरी करे, कोई सूबेदार बन गया। तो इसलिए ये वैरी करता रहता है। जो वैकेंसियां जो है उसी तरीके से वैरी करती रहती है। यूपीएससी में भी यही होता है। मान लीजिए इस बार 800 वैकेंसी था, तो अगले बार, इस बार शायद 650 था या 700, अगले बार सुन रहे 1100 है। तो ये जो है ये वैरी करता रहता है। दूसरा चीज क्या है कि मैडम, टेक्नोलॉजी भी मैन पावर पर बहुत असर डालती है। मान लीजिए एक जहाज है, उस जहाज में हम मान लीजिए मालवाहक जहाज है, हम उस पे 10 टन हम ले जा सकते हैं। और एक बड़ा सा मान लीजिए ग्लोब मास्टर की तरह जहाज आया जिसमें हम 200 टन ले जा सकते हैं, तो 20 जहाज के बराबर हो गया। लेकिन पायलट्स तो 20 नहीं होंगे ना, एक बात मैं कह रहा हूं। तो टेक्नोलॉजी इस पे असर डालता है। तीसरी बात कि केवल मतलब ये डिफेंस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। डिफेंस को आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, ठीक है ना। तो अगर जरूरत ज्यादा होगी, पहले तो और भी थे, कहां पर मैं बिहार रेजिमेंट का हूं, तो मैं एक जमाने में हमारी 5 बटालियन होती थी, आज 17-18 बटालियन है। धीरे धीरे बढ़ा, हो सकता है 18 की कल 36 हो जाए। जब देश आजाद हुआ तो वो पाकिस्तान बना और तिब्बत जो है बफर स्टेट चला गया, तो 2 दुश्मन ऐसे ही खड़े हो गए। ठीक है, तो हालात बदलते रहते हैं, हमारी सोच आबादी के हिसाब से भी। हाँ, नहीं, थ्रेट परसेप्शन। आज हमारी नेवी है, पहले वो ब्राउन वाटर नेवी थी, अब वो ब्लू वाटर नेवी बन गई है। ब्लू वाटर नेवी, अब तो हम एशिया उधर देख रहे हैं, हम पैसिफिक की तरफ देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है क्योंकि उसका एक्सपेंशन होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो और भर्तियां और ज्यादा होंगी। तो कोई भी ये एक गाइडलाइन था, गाइडिंग फिगर था 25%, ये हो ही नहीं सकता है जो मैंने आपको मैंने तर्क दिया। दूसरी बात देखिए मैडम, फौज में कौन आता है जिसको जुनून होता है? अभी इतने सारे छात्र होते हैं कॉलेज स्कूल में, सभी तो एनसीसी नहीं ज्वाइन करते ना। कोई एडवेंचर के कारण ज्वाइन करता है, किसी को वर्दी अच्छी लगती है, कोई मतलब सब अपने अपने कारण से ज्वाइन करते हैं। तो जो आदमी जुनूनी होगा, जो सबसे ज्यादा जुनूनी हो गया, हमको ऐसे ही लोग चाहिए। हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि और हिंदुस्तान में मैं आपको एक बार बताता हूँ, 1988 शॉर्ट में सर 1988 की बात। हम लोग सियाचिन से रांची आए थे, हमारे यहाँ 700 वैकेंसी थी आदिवासी की, और पूरा हमारा रेजिमेंट का कॉम्पोजिशन ही बिगड़ने जा रहा था। तो हमने पूरा वो किया, फिर हमने 700 में से वी कुड सेलेक्ट ओनली 150 और समथिंग। उसमें से फिर केवल 26 मतलब 150 रिपोर्ट किया, केवल 26 सेलेक्ट हो पाए, और उसमें केवल 6 मेडिकली फिट पाए गए। तो कई तरह के समस्या, हमारा मेडिकल उसका स्टैंडर्ड्स बहुत रिजिड है। तो इसलिए कई मुश्किलें, और बजट का हमें अमेरिका पैसा तो नहीं देगा ना, इसके हमको तो डिफेंस बजट में हथियार भी खरीदना है, पे भी देना है और पेंशन भी देना है।
तो इसके बीच में कोई तो सामंजस्य और चीजें बदलती रहती हैं। नहीं लेकिन अगर अच्छा ये वॉलेंटियर है, ये वॉलेंटियर आर्मी है, ये कोई कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है। माना जा रहा है कि ये दरअसल ये फिर एक डर की भी स्थिति है, एक डर का भी सोसाइटी में जब ये लोग आएंगे। हाँ, मुझे किसी ने निमंत्रण पत्र लिख के नहीं भेजा था कि आइए भारतीय सेना में ज्वाइन कीजिए, किसी ने नहीं मुझे भेजा था निमंत्रण पत्र। ये वॉलेंटियर आर्मी अगर ये नहीं काम करेगा, अगर ये स्कीम नहीं काम करेगा तो बदलाव आ जाएगा उसमें क्या 2000 ठीक है सर, 2000 ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप जिस जज्बे का जिक्र करें देश सेवा की, आपका जो मूल मैं आती हूँ सत्यव्रत जी आपके पास, आप ही से फाइनल टिप्पणी लूंगी सर। 2011 की जनगणना जो कहती है वो मैं बता दूं, क्योंकि अभी जनगणना तो हुई नहीं है। 27.5% आबादी जो है हमारे देश की 15 से 29 साल के बीच की है। वेद प्रकाश जी, हमारे युवाओं, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कहते हैं, सहमत हूं। दरअसल दिक्कत ये हो रही है कि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा सही से, उसकी ऊर्जा सही दिशा में खर्च नहीं हो रही है जी। और मैं फिर कहती हूं ये शर्मिंदगी की स्थिति है। जो तस्वीरें, जो लोग भी उत्पात मचा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, होता यह है कि 2 लोग अपनी बात रख रहे होते हैं, 4 लोग असामाजिक तत्व माहौल खराब कर रहे होते हैं। जी। अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए सर। सरकार की नीयत पर क्यों शक है आपको? युवाओं को क्या संदेश देंगे जल्दी से? हम युवाओं को संदेश मुझे देने की जरूरत नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला, इसलिए लोगों को सरकार के किसी दावे पर विश्वास नहीं है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि राज्यों के अंदर नौकरी दे देंगे, हर राज्यों के अंदर एक्स सर्विसमैन का कोटा फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं करेंगे, फिर कहां से देंगे ये लोग? चलिए ठीक। और फौज के साथ किसी भी हालत के अंदर प्रयोग अनुचित है। फौज के साथ हम प्रयोग करेंगे तो हम अपनी सुरक्षा को सत्यव्रत खतरे में डालेंगे। सत्यव्रत जी आपने सुना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, आग से खेलने जैसा है। कैसे भरोसे में लेंगे सर? और कोई ऐसा विंडो ओपन हो रहा है जिसमें रिव्यू की संभावना है? सत्यव्रत जी, पहले तो आपने जो मुझे प्रश्न दिया था कि सुरजेवाला के ट्वीट किया है, वो झूठ का पुलिंदा है। और आंकड़े और सत्यता यह है कि केवल कोविड के दौरान 2 बार 2 साल की भर्ती हमारी ड्यू है, और वो ड्यू केवल इसलिए है कि समय समय पर भर्ती रैली आयोजित की गई, तारीख तय की गई, लेकिन कोविड की परिस्थिति के कारण से और रेगुलर भर्ती की तो औसत आ रही है, वो लगभग 30,000 की रेगुलर भर्ती की हर साल की औसत आ रही है पिछले दिनों की हम मिलाए तो। और 30,000 के अनुसार केवल 60,000 ऐसी भर्ती है जिसको हमको अब तक क्या करना चाहिए था। भर्तियां ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, पहले बता, लेकिन तो सालाना औसत कम से कम 2 लाख भर्तियां सर पद खाली हैं। ये जो डाटा है ये ऑफिशियल डाटा है। लेकिन यदि आंकड़े देखें, ये तो पार्लियामेंट के आंकड़ों को भी गलत बता रहे हैं। क्या करोगे आप? इसी बजट सेशन में जी आंकड़ा दिया है सरकार ने। चलिए 10 सेकंड में गुलिया जी अपनी बात रखिए। देखिए जीनत, मैं एक बात मानता हूं कि फिर दोबारा से अपील करता हूं कि लोगों को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जीनत जी, एक चीज मैं और मानता हूं, देखिए हम कुछ लोगों से सीख लेते हैं, जैसे इजराइल से, वहां एक मैंडेटरी ट्रेनिंग। सर इजराइल का तो एग्जांपल ही नहीं बनता। इजराइल में एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एन इशू, प्लीज। नहीं यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ प्लीज। नहीं ठीक है, मेरे पास वक्त इतना है। तो सर इजराइल का एग्जांपल आप ना दीजिए, वहां पर मैंडेटरी है, वहां पर मैंडेटरी है कि आपको जाके इस तरह की ट्रेनिंग लेनी होगी। मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, अभी सुनिए जरा, मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, यूक्रेन की स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं। मुट्ठी भर का देश है। वहां के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने साफ तौर पे कहा था कि आम लोग भी तैयार रहें। ये एक सिचुएशंस होती हैं, वो एक अलग सिचुएशन का मैं जिक्र कर रही हूं। तो ये जब हम तर्क दे रहे होते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज का। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास वक्त इतना ही था। कुल मिलाकर यह है कि जो तस्वीरें आ रही हैं, हम उन लोगों से जरूर अपील करते हैं कि आप सड़कों पर इस तरह से ना आइए, इस तरह से विरोध ना कीजिए। आप अपनी बात रखिए, बात रखने के 1000 तरीके होते हैं।
आप ही की छवि खराब होगी, आप ही की छवि खराब हो रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, किसी को अधिकार नहीं है। संविधान ने अगर आपको अधिकार दिए हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी बराबर तय की है। उठिए, खोलिए संविधान की किताब को और पढ़िए, बहुत जरूरी है।